आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 11 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है, दिन है बुधवार और मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूँ मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन। इजराइल हमास संघर्ष के बीच दुनिया बटी हुई नजर आती है, लेकिन चीन इस मसले पर क्या सोच रहा है, उसकी चुप्पी का क्या मतलब है, पॉडकास्ट में सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे। फिर बात होगी यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की। मुख्यमंत्री योगी बेमन से क्यों कर रहे हैं नए चेहरों को शामिल, भीतर खाने की राजनीति बताएंगे और इसके 2024 कनेक्शन को भी समझाएंगे। और आखिर में एक रिसर्च पर चर्चा होगी जो ये बताती है कि 23 की उम्र से पहले 25% भारतीय खिलाड़ी क्यों अनफिट हो जाते हैं और इसमें जूते का क्या रोल है। तो इन सब पर होगी तफसील से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर 60 सेकंड्स हेडलाइंस पर। सुनिए शुभम तिवारी से। इजरायल हमास जंग में अब तक 1730 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज इजरायल रवाना होंगे। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। पीएम मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। वे यहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। यहां से 20 किलोमीटर दूर है चीन की सीमा। दिल्ली के बल्ली मारान समेत कई इलाके में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान में फिर आया 6.3 तीव्रता का भूकंप। 5 दिन पहले आए भूकंप में 2000 लोगों की गई थी जान। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था 6.3% की रेट से बढ़ने की उम्मीद। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में बनाया सबसे बड़े रन चेज करने का रिकॉर्ड। वहीं आज भारत अफगानिस्तान का होगा मुकाबला। इजराइल हमास युद्ध में हर रोज कुछ बड़ा हो रहा है। आज इसका 5वां दिन है। कल कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। आज अरब लीग देशों की बैठक है। इसमें इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 22 देश हैं। विदेश मंत्रियों की मीटिंग में आज क्या बातचीत होगी, इस पर हमारे इवनिंग पॉडकास्ट दिन भर में नजर बनी रहेगी। लेकिन दुनिया की नजरें चीन की ओर है। 5वें दिन भी उसने इस युद्ध से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात जरूर कही है, लेकिन हमास के हमले में मारे गए आम नागरिकों के बारे में कुछ नहीं कहा और उसके बाद से एक लंबी खामोशी ओढ़ रखी है। चीन के लिए ये ऑकवर्ड पोजीशन बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में उसका दखल लगातार बढ़ रहा था। अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए वो कई अहम देशों के साथ लगातार बातचीत भी कर रहा था, नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था और अब उन्हीं हितों को बचाने के लिए उसने चुप रहने का विकल्प चुना है। अब जब सब किसी न किसी खेमे के साथ खड़े होते दिख रहे हैं, ऐसे में चीन की तटस्थता सबको खटक रही है और उन्हें रूस यूक्रेन वॉर की याद आ रही है, जिसमें वो खुले तौर पर रूस के पीछे खड़ा है। तो इस युद्ध से पहले चीन की डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट को लेकर कैसी थी, इसे समझने के लिए हमने बात की जेएनयू के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर राकेश कुमार से। क्योंकि चीन का इस युद्ध के पहले, इजराइल और हमास युद्ध के पहले और अभी भी अगर देखा जाए तो इनकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे थे। और इस युद्ध में भी आप जब देखेंगे कि चाइना का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि अब शांति बनी रहनी चाहिए और उसको बट ऐसा कोई किसी का पक्ष नहीं लिया है, मतलब चाइना ने। इसका कारण ये है कि चाइना का खुद का भी जो एक अपना जो इंटरेस्ट है, अगर आप देखेंगे तो इजराइल से चाइना का जो ट्रेड है वो करीब 22 बिलियन के करीब है, जिसमें वो जो चिप्स और ये सारे जो माइक्रो चिप्स हैं सब कुछ इंपोर्ट करता है। तो इसके चलते और आप रिसेंटली यार आप देखेंगे तो यूएई और तेहरान के बीच में जो ईरान के बीच में जो एक दोस्ती का और एक संबंध जो बनाया था, इसकी उन्होंने अगवानी करी थी इसके लिए। तो चाइना का जो पक्ष है बिल्कुल मैं इसको ये नहीं बोलूंगा, बट चाइना अभी किसी साइड को क्या कहते हैं, मैंने वो एक सिंपल तरीके से वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के मिडिल ईस्ट में इनके काफी इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट को और किसी स्टेटमेंट देख कर किसी का पक्ष लेके उसको प्रभावित नहीं करना चाहता।
राकेश जी, हमने चीन के पहले के पोजीशन को समझा, अब आगे की बात करते हैं। तेजी से एक पोलराइजेशन होता दिख रहा है, तो ऐसे में चीन कब तक खुद को दरकिनार किए रख सकता है? देखिए, ये तो पोलराइजेशन पे तो जाएगा ही, क्योंकि आप देखेंगे कि खुल के ईरान ने इसका हमास का सपोर्ट किया। उससे जितने यूरोपियन नेशंस हैं, यूएस और बाकी देश जो हैं, आपको पूरे इजराइल को, इवन हमारा जो इंडिया भारत ने भी आई स्टैंड विथ इजराइल, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सबसे पहला ट्वीट गया है कि वी स्टैंड विथ इजराइल और उनके दुखों पे। तो ये चीज आप जब देखेंगे तो एक पोलराइजेशन तो होगा ही। उस पोलराइजेशन में ये देखना है कि तो अभी तो आप देख रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब गुट बन रहा है, और ये अगर लंबा चलेगा तो आप हो सकता है कि लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि यूएई ने इस हमले की निंदा की है। तो अभी एक दिलचस्प बात ये होगी कि हमें ये देखना होगा कि पोलराइजेशन हो रहा है तो किस तरह का पोलराइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो मुस्लिम कंट्री है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। तो आगे मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिक्स का क्या सिनेरियो और क्या बनता है, वो तो आगे समय में ही पता चलेगा। और उसके अनुसार भी चीन, क्योंकि चीन के बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है, तो चीन को चीन समय लेके और ये सोच के वो देखेगा। तो अभी ये बताना मुश्किल है कि चीन किसका साथ देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ईरान से संबंध अच्छे हैं, अमेरिका से भी संबंध उनके खराब है, लेकिन ये संबंध अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे से कोशिश में लगे हैं चीज को पूरा हो। आप अभी देख रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे तो सब कुछ का एक जियोपॉलिटिक्स ही एक नए पैमाने पे और नए मोड़ पे, इवन इजराइल ने भी नेतन्याहू ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स ही चेंज हो जाएगी इस वॉर के बाद। तो वो देखना होगा। अभी तो कहना मुश्किल है कि चीन जब पोलराइजेशन होगा या हो रहा है तो किसका पक्ष लेना होगा। जी, हमने आर्थिक पहलू से तो बात की, एक सवाल मेरा आपसे इसके राजनीतिक पहलू को लेकर भी है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से शांति का माहौल था, सभी देशों के आपसी रिश्ते सुधर रहे थे, अमेरिका भी मध्यस्थता कर रहा था, भारत ने भी अगुवाई की, तो क्या ये सुधरते रिश्ते जो हैं वो चीन के हित में नहीं थे? नहीं, चीन का अगर आप देखें तो चीन का मिडिल ईस्ट में अभी तक तो एक और आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा है। और आप कहीं भी जा देखेंगे तो ये चीन और चीन की जो आप चीन का जो आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो चीन ने कभी किसी को वॉर की तरफ नहीं गया है। अगर देखा जाए तो अगर ऐसी बात करेंगे तो इनका अभी का जो मकसद था, बेसिकली मकसद अपने इकोनॉमिकली डोमिनेंस बढ़ाना है, इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ाना है, ताकि उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज भी हैं बहुत सारे, ताइवान और उनके आसपास के भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि चीन चाहता था कि मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो, ताकि इस चीज का क्योंकि अगर चीन चाहता तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर देता, लेकिन चीन का अभी तक उसने कोई भी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करी है जिससे पता चले कि वो किस पक्ष में वो खड़ा है। शुक्रिया प्रोफेसर राकेश कुमार। अब तक इस युद्ध में 900 से ज़्यादा इजरायली और 750 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मरने की खबर है। हालांकि ये कंफर्म्ड आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि दोनों ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहटें चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल का ये विस्तार सामान्य नहीं होगा और इसका दायरा भी छोटा होगा। एनडीए का दोबारा हिस्सा बनने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। वहीं सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। राजभर के एनडीए और दारा सिंह चौहान के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद उनकी उम्मीदों को एक झटका लगा था और वो बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए उन्होंने लखनऊ दिल्ली एक कर दिया था और भाजपा लीडरशिप से लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। इनके अलावा भी क्या मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करने की संभावनाएं हैं और किन नामों की चर्चा है, ये जानने के लिए हमने फोन में लाया लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक को। देखिए, दो नाम तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, या यूं कहें कि मंत्रिमंडल विस्तार इन दो नामों के लिए ही हो रहा है।
तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये दो नाम हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। दरअसल ये दोनों दिल्ली के नॉमिनी हैं। दिल्ली का मतलब जो बीजेपी का दिल्ली दरबार है उसकी तरफ से इन दोनों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए माना जा रहा है कि उन्हें ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और ये भी लगभग माना जा रहा है, जो सियासी चर्चा है वो ये कि नवरात्र के बीच में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि दिन उस वक्त के शुभ माने जा रहे हैं। दोनों नेताओं की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर तो खुलकर लगातार कह रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान ने फिलहाल चुप्पी साध रखना ही बेहतर समझा है। वैसे भी वो बड़बोले नहीं जाने जाते, वो चुप रहने के लिए ही जाने जाते हैं। तो माना ही जा रहा है कि दो इन चेहरों के अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और ये लोग योगी सीएम के लॉयलिस्ट लोग हो सकते हैं, जो या तो पिछले मंत्रिमंडल में साथ रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें दो नाम ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान होंगे, और बाकी कुछ नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंद के होंगे। अभिषेक, बातें हो रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी राजभर और दारा सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, तो फिर क्या मजबूरी है? देखिए, योगी सरकार की या योगी आदित्यनाथ की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि उन्हें इन दोनों को मंत्रिमंडल में लेना पड़े, लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि ये दोनों बीजेपी के आला कमान की तरफ से तय किए गए नाम हैं, इसलिए इन्हें लेना योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की मजबूरी है। हालांकि इन दोनों नेताओं ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, अपने तरफ से कुछ पुरानी चीजें हैं उसे भी क्लियर किया है, और हाल में करीब 10 दिन पहले दारा सिंह चौहान की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई थी, और उसके काफी वक्त पहले ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी। हालांकि अब ये दोनों लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल भी रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आशीर्वाद इन्हें मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो बीजेपी है, यानी कि जो दिल्ली दरबार है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इन दोनों को मंत्रिमंडल में चाहता है। और उसके पीछे की वजह है 2024 में पूर्वांचल को साधना, और पूर्वांचल में इन दोनों की एक पकड़ है, इन दोनों के जातियों का एक बड़ा समर्थक वर्ग है इन दोनों नेताओं का। इसलिए बीजेपी इन्हें मंत्रिमंडल में लाकर साथ रखकर ये दिखाना चाहती है, जताना चाहती है कि वो इन बिरादरियों के साथ है, और इसके भरोसे 2024 की उसकी जो नैया है उसका बेड़ा पार लगेगा। जी, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी है सामने, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इसका कितना ख्याल रखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, दरअसल ये 2024 को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। बीजेपी 2022 में पूर्वांचल में बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और इसे ही न दोहराया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल के इन दोनों नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। लेकिन सिर्फ अपने पाले में करके कुछ नहीं हो सकता, इन्हें कोई ना कोई बड़ा पद स्थान देना होगा, और यही वो वजह है कि 2024 के पहले इन दोनों को मंत्रिपरिषद में, योगी मंत्रिमंडल में शामिल करना बीजेपी की मजबूरी भी है। और 2024 में चूंकि पूर्वांचल में चाहे राजभर वोट हो या फिर देखा जाए तो चौहान वोट हो, दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं, ये दोनों बेहद अहम हैं, और पूर्वांचल के सभी जिलों में इनकी तादाद है। इसलिए बीजेपी पूर्वांचल को साधने का उसने जो तरीका चुना है, उसमें उसने इन दोनों नेताओं को एक तरीके से अपना सारथी माना है, और आने वाले वक्त में यानी कि 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि इन दोनों नेताओं का फायदा उसे मिलेगा, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रिया कुमार अभिषेक। कहते हैं कि एक इंसान के रसूख की पहचान उसके जूते से की जा सकती है। अब ये बात कितनी सही है या गलत, इस बहस में ना पड़ते हुए जूते से जुड़े एक स्टडी की बात करेंगे, जो बताती है कि जूता गलत हो तो खिलाड़ी का करियर बनने से पहले बिगड़ सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र सौरभ मिश्रा ने
ये रिसर्च की है जिसमें उन्होंने पाया है कि गलत नाप के जूते पहनने से 25% खिलाड़ी 23 की उम्र से पहले अनफिट होकर खेल से बाहर हो जाते हैं। प्रोफेसर BC कापरी की गाइडेंस में सौरभ ने 5 सालों तक अलग अलग खेल के खिलाड़ियों पर ये रिसर्च की है। सौरभ ने बताया है कि जो लोग ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं उन्हें अपने जूतों पर खास ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां भारत की ज़रूरत के हिसाब से जूते नहीं बनाती है, वो UK और US के पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके लिए चेन्नई में रिसर्च चल रही है। खिलाड़ियों के करियर पर गलत नाप के जूते पहनने से कैसे असर पड़ता है, इसे समझने के लिए हमने बात की इसी रिसर्च को करने वाले सौरभ मिश्रा से। देखिए, जहाँ तक गलत साइज के जूते पहनने के प्रभाव की बात करें हम खिलाड़ियों के लिए, तो उनको बहुत सारी समस्याएं इससे हो सकती हैं, जो उनके पैरों से जुड़ी हो सकती हैं, उनके हील से जुड़ी हो सकती हैं, उनके घुटनों से जुड़ी हो सकती हैं, जो उनके हिप जॉइंट से जुड़ी हो सकती हैं, यहाँ तक कि स्पाइन से भी जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जो ओल्ड एज में भी उनको दिक्कत कर सकती है। तो सही जूतों का चयन करना बहुत अनिवार्य है। इस पे बहुत सारी शोध पहले भी हुई हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको करना भी ज़रूरी है और हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो गलत साइज के शूज़ पहनने की वजह से आर्क डेवलप जो होता है पैर में, जो फ्लैट फुट की समस्या है, ऐसी समस्याएं आती हैं कई बार खिलाड़ियों को। इसके अलावा बो लेग्स हो गया, और ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इस तरह के और सारे जो पैरों से जुड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो खिलाड़ियों को होती हैं और ये कहीं ना कहीं उनके खेल पर प्रभाव डालती ही हैं। और जूते जो हैं वो एक खिलाड़ी के जीवन का एक अहम अंग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय उनको जब अपने प्रैक्टिस टाइम में वो होते हैं तो जूतों को उन्हें पहनना होता है, और उसी से जुड़ी समस्याएं, अगर वो सही जूतों का चयन नहीं करते हैं तो उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उनको आगे आने वाले समय में, उनके कैरियर में, उनके वृद्धावस्था में भी उनको प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। सौरभ, आपने ये जो रिसर्च है वो खिलाड़ियों के ऊपर किया है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि एक आम इंसान पर गलत नाप के जूते पहनने का क्या असर पड़ता है इन अ लॉन्ग रन। जैसा कि मैंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, तो न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी भी एक इंसान ही है, और एक आम इंसान के तौर पर भी आप देखेंगे तो गलत जूते पहनने से या गलत साइज या गलत शेप के जूते पहनने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें फुट पेन की समस्या बहुत कॉमन है। आप आए दिन देखते हैं कि लोग अपने पाँव में काले धागे बांधना शुरू कर रहे हैं। एक मान्यता है कि हो सकता है उससे पैरों के दबाव, जो पैरों में दर्द होता है वो कई बार कम होता है, ऐसा लोगों को मानना है कई बार। तो ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पैरों पे समस्याएं लोगों को बढ़ रही हैं, पैरों पे दर्द जो होते हैं वो समस्याएं लोगों को बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत बड़ा रोल जो है वो गलत जूते पहनने का भी है। आप महिलाओं में देखें, उनके जो हील पहनने की जो आदत है उसमें एरिया कम है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करता है, तो जो बॉडी का वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता या इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसके कारण एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द और ये ऐसी बहुत सारी आम समस्याएं हैं जो उनको डेली लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी इसका बहुत महत्व है। सही जूते पहनना, अपने पाँव की तबीयत के हिसाब से जूते पहनना बहुत आवश्यक है, न सिर्फ महिलाओं और पुरुषों में बल्कि बच्चों के तौर पे भी हमें देखना चाहिए कि छोटे बच्चों में अगर हम ये प्रैक्टिस बचपन से ही लाते हैं तो आगे आने वाले समय में उनके पैर अच्छी सेहत की ओर इशारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मिश्रा। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों के पन्ने पलटने का। शुभम तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। अखबारों में कल चौथे दिन की रिपोर्टिंग छपी है। इजरायली स्ट्राइक से गाजा छलनी, लोग खाने पीने को मोहताज, दैनिक भास्कर अखबार की ये पहली सुर्खी है। अखबारों में युद्ध के डरावने मंजर की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें हमले में मारे गए अपने किसी स्वजन के साथ उनके परिजन रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ते हैं। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो बातचीत हुई है उसको पहली सुर्खी बनाया है। लिखा है कि संकट किस घड़ी में इजरायल के साथ खड़ा है भारत। मरने वाले इजरायलियों की संख्या 1000 को अब तक पार कर गई है, जबकि गाजा के अब तक 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इधर लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह ने दोबारा हमला किया है, जिसके बदले में इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की है।
एक दिलचस्प जानकारी दैनिक भास्कर पर है कि इजराइल में 1973 के बाद पहली बार यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। इसके लिए लिकुड पार्टी के गठबंधन ने हामी भर दी है, यानी इजराइल में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी पार्टियां शामिल होगी। यूनिटी गवर्नमेंट या फिर वॉर कैबिनेट जंग के वक्त बना करती है। ये खबर सभी अखबारों में हालांकि पहले पन्ने पर है, लेकिन कुछ और खबरें अखबारों में इसके साथ हैं। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जो भारत की 2023-24 की GDP को लेकर एक अनुमान लगाया है, उसकी जानकारी है। IMF ने 2023-24 के दौरान 6.3% GDP के अनुमान की बातचीत की है। ये पिछले वाले GDP के अनुमान से तकरीबन 0.2% अधिक है। इसी खबर को हिंदुस्तान ने इस हेडलाइन के साथ लिखा है कि चीन से ज़्यादा रहेगी भारत की विकास दर। द एशियन एज पर एक खबर है जिसका लबुलुआब ये है कि बेरोजगारी दर 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और जुलाई 2023 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उसके अधिक आयु की बेरोजगारी जो दर थी वो 3.2% रही। जनसत्ता पर दो खबरें हैं एक दूसरे के अगल बगल। अरुंधति के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी, 2010 में एक कार्यक्रम में दिया था भड़काऊ भाषण। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक कथित भड़काऊ भाषण के मामले में 2010 का ये मामला है, जो राइटर है अरुंधति राय और एक पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ रही हूँ शुभम, चुनावी बॉन्ड यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो वैध है या नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस पर सुनवाई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को लेकर जो है कई सारे पिटिशन्स दायर हुए थे और उसी पिटिशन्स पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में DY चंद्रचूड़ शामिल हैं, JB पारदीवाला हैं और मनोज मिश्रा है और इन सभी ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो अपना वर्डिक्ट दे देंगे। कुछ खबरें इस हिस्से में बहुत संक्षिप्त में। दैनिक भास्कर अखबार के न्यूज़ ब्रीफ वाले सेक्शन में खबर है कि जगन्नाथपुरी में 1 जून से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा और शालीन कपड़े पहनने ज़रूरी हो जाएंगे। दूसरी खबर, वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मैच आज अफगान की टीम से है। तीसरी खबर, ED ने पूर्व केंद्रीय मंत्री A राजा की 15 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इससे पहले राजा की कोयम्बटूर में 45 एकड़ जमीन भी अटैच की गई थी। चौथी खबर, अमनतुल्लाह खान से जुड़े 13 जगहों पर कल ED ने छापेमारी की। ED ने ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान पर दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और CBI की ओर से दर्ज एक FIR के सिलसिले में की। वहीं खबर दैनिक भास्कर अखबार पर कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो है वीवो, उसके खिलाफ जांच के तहत ED ने लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के MD समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दिया है। NCP पर दावे को लेकर मामला निर्वाचन आयोग के पास विचाराधीन है और उस सिलसिले में उन्होंने ये बात की ही हिंदुस्तान अखबार पर ये जानकारी है। वहीं समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और उनके चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को अदालत ने मंगलवार को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें QAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेशों से पैसे मिले। हिंदुस्तान अखबार पर ये जानकारी थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहाँ तक बात है, हर जगह इजरायल और हमास के बीच जंग की ही खबरें हैं। इसके अलावा मैं कुछ पोर्टल्स के हवाले से आज कुछ तो एक खबरें बता रहा हूँ। जैसे लंदन के लुटन एयरपोर्ट की पार्किंग में भीषण आग लगने की खबर है। हालांकि अभी तक इसमें किसी के जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। वहीं कल मीडिया में भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के निधन की गलत खबर चल गई और ये खबर हाल ही में नोबेल प्राइज जीतने वाली अमेरिकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन के नाम से बनाए गए X अकाउंट पर चली। बाद में ये अकाउंट डिलीट भी कर दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया कि ये पहली बार नहीं है जब इस इटालियन जर्नलिस्ट ने किसी नामी हस्ती का फेक अकाउंट बनाया हो। ये जो इटालियन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम इस सिलसिले में आ रहा है वो है टोमासो डेबनेडेटी। वहीं एक जानकारी BBC के हवाले से कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल लंदन में गुजारने के बाद 21 अक्टूबर को मुल्क लौट सकते हैं। इससे पहले खबर है कि वो सऊदी अरब जाएंगे। उनके पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ने ये बताया है कि नवाज 11 अक्टूबर को यानी आज सऊदी के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो उम्रा यानी कि मक्का की तीर्थ यात्रा करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान आने की तैयारी होगी।
और अब चलते चलते जान लेते हैं 11 अक्टूबर का इतिहास। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का जन्म आज ही के दिन 1902 को बिहार में सारण के सिताब दियारा में हुआ था। 1984 में अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुल्वन अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। तो इसी जानकारी के साथ आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था सचिन द्विवेदी के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी।